नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता ठंडे बस्ते में है। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच सीज फायर को बढ़ाने की बात चल रही थी, लेकिन दोनों देशों के बीच फिर से हमले शुरू हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने हैं। कुवैत और बहरीन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। कुल मिलाकर जो माहौल बन रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। ईरान ने कुवैत बहरीन पर दागी मिसाइलें। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमला। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर धमाके और धुएं के गुबार नजर आए। ईरान ने अमेरिकी अटैक के जवाब में पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान ने यह हमला बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया। अमेरिकी सेना का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर 4 ड्रोन से अटैक की योजना बनाई, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा बलों ने समय रहते ड्रोन्स को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के 2 रडार ठिकानों को निशाना बनाया, जिस पर ईरान ने पलटवार करते हुए मिसाइल से अटैक किया। ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 6 मिसाइलों को रोक दिया गया और 7वीं अपने इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने यह हमला हॉर्मुज की ओर लॉन्च किए गए 4 ईरानी एकतरफा हमले वाले ड्रोन को मार गिराने के कुछ घंटों बाद किया। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने के ईरानी दावे झूठे हैं। वहीं ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइलें बची हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ही ट्रंप के दावे पर सवाल खड़े कर रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर चालू कर ली हैं और उसके पास अब भी करीब 70% मिसाइल भंडार मौजूद है। इस सब के बीच बहरीन के विदेश मंत्रालय ने दागी गई 7 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। बहरीन की ओर से दावा किया गया कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया गया। इसके लिए बहरीन ने अपनी और कुवैत की सेना की तारीफ भी की। बहरीन की मांग है कि ईरान तुरंत हमले रोके, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोला जाए, समुद्री बारूदी सुरंगों की जानकारी दें, फंसे हुए 20,000 नाविकों को सुरक्षित निकलने दें। बहरीन की मांगों को दरकिनार करते हुए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे 4 तेल टैंकरों में से एक को रोक दिया और बाकी के 3 टैंकर चेतावनी के बाद पीछे हट गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग का अंत जल्द हो पाएगा? अमेरिका ईरान डील पर बातचीत कैसे आगे बढ़ पाएगी? दोनों देशों की बातचीत के बीच एक और अमेरिका ईरान के ठिकानों पर हमला करता है तो ईरान अमेरिकी हमलों पर पलटवार करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अगर अमेरिकी ईरान डील होती है तो वे ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने को तैयार हैं। ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम लेने के लिए सेना भेजने के प्लान को रद्द किया गया है। ट्रंप ने अपने बयान के जरिए ईरान को यह कहकर धमकाया है कि एनरिच्ड यूरेनियम लेने के लिए अमेरिका सेना भी भेज सकता है। लिहाजा ईरान ने भी संभावित शांति समझौते को कटघरे में ला दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई का कहना है, बातचीत अड़चन में फंसी है और इसे खत्म करना ट्रंप के हाथ में है। गेंद अब ट्रंप के पाले में है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील इस बात पर टिकी है कि अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर यानी करीब 2.29 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जारी करता है या नहीं।
खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने ईरान की मांग को दोहराते हुए कहा, ईरान चाहता है कि अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही 12 अरब डॉलर जारी किए जाएं, जबकि बाकी 12 अरब डॉलर बाद में दिए जाएं। 24 अरब डॉलर का मुद्दा भरोसे की परीक्षा है, यह पैसा हमारा है, अमेरिका का नहीं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान और अमेरिकी वार्ता एक बार फिर हिचकोले खाती नजर आ रही है। अमेरिका को अंदेशा है कि फंड जारी करने से ईरान पर बना दबाव कमजोर पड़ जाएगा, तो वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि गेंद अब ट्रंप के पाले में है। और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुति दासगुप्ता, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई है। निपुण आलम बयान, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर भरत भराई, अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजन सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और सर, जो स्थिति इस वक्त हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, ये महासंकट जो इस वक्त गहराता जा रहा है, ये कल तक कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन ठीक हो जाएगा, लेकिन सर संभावनाएं तो ऐसी अभी भी दिख नहीं रही हैं। सबसे पहले सुप्रीत, जय हिंद, और फेलो पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। ये बहुत साफ हो चुका है कि ये जो जंग है ये अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, और इसके रीजंस हैं। और सबसे पहला रीज़न ये है कि बातचीत जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरा रीज़न है कि इजराइल एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है। देखिए, अगर आपको इस युद्ध को रोकना है तो यूएस और इजराइल दोनों को मिलके एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि आप कुछ ठोस कदम उठाना चाहते हैं इस युद्ध को रोकने के लिए। बट बोलने से और स्टेटमेंट देने से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देते रहते हैं, कभी वो बोलते हैं कि यहाँ समझौता हो रहा है, कभी बोलते हैं हम तहस नहस कर देंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो आती हैं, ये पॉसिबली एक जानबूझ के एक नैरेटिव, कंफ्यूजन नैरेटिव क्रिएट करने की एक स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो पहले से ही रही। और तीसरा ये है कि इसको ईरान अब एक सोच लेके बैठ गया है कि वो समझौते के मूड में नहीं है, और अगर वो समझौता होगा तो ईरान के टर्म्स पे होगा, और वो शायद यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाह रहे हैं आज की डेट में। और इसीलिए हम बार बार इसी चीज़ को डिबेट करते हैं, बिकॉज रोज कोई ना कोई नई चीज़ होती है खाड़ी में। कहीं अटैक हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दे दी। बट इसका एंड रिजल्ट ये है, और हम इसको ये भी अपना कंजेक्चर लगाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है और उसका डोमेस्टिक है, इलेक्शंस आ रही है, ये सारी चीज़ें हम बोलते रहते हैं अपनी आर्गूमेंट्स में। बट ये कोई भी ठोस ये आर्गूमेंट मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं पर भी जो उनका जो स्टैंड है, ये जो उनका रुख है, वो उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि फिलहाल इसको मैं अगर इसको समराइज करूं अपने पूरे कमेंट को, तो इसको मुझे लगता नहीं है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होगी। दूसरा, समझौता बहुत दूर है, क्योंकि समझौता तभी होगा जब आप इजराइल को अपने साथ रखेंगे। और जिस तरीके से लेबनान में स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से आईडीएफ निकला है अपने आप को ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेट करने के लिए, 22% लेबनान आपके कब्जे में आ चुका है। शायद ये मौका इजराइल नहीं खोना चाहता है, और वो आई थिंक ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी जल्दी में इसका सोल्यूशन आने वाला है। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। श्रुति दासगुप्ता जी, मैं अब आपका रुख करना चाहूँगी। अभी जैसे हमने राजन कोचर सर को सुना, उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अगर हम ये एक्सपेक्ट कर ले कि वाकई ये युद्ध समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। लेकिन जो एक हम जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं, क्या ये कहना मैम सही है या गलत है कि वाकई ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट तो उसी दिन शुरू हो गया जब यूएसए के बॉम्ब्स गिराने के बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके। इससे यूएस की प्रभुता के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ गया। दूसरा, डिक्लाइनिंग यूएस इकोनॉमी के चलते यूएस अपनी फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करने के लिए जब उसने टैरिफ वेपनाइजेशन, फॉल्स रिपोर्ट्स वेपनाइजेशन, थ्रेट्स, ये सब करने की कोशिश करी तो एक और शिफ्ट देखा।
जो तीसरा थ्रेट हम देख रहे हैं कि चाइना से काफी वो घबराया हुआ है। आप उसके जितने एक्शंस ले लें, अनफॉर्चुनेटली आप ईरान लें या वेनेजुएला लें या क्यूबा लें, ये सारे के सारे एक्शंस जो हैं ये सारे के सारे टारगेटेड टुवर्ड्स चाइना है। जो फोर्स्ड लेबर वाला जो निकला है वो भी जो है वो टारगेटेड टुवर्ड्स चाइनीज इकोनॉमी ही है। तो एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जरूर हो रहा है जिसके अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूएस अपनी पोजीशन जो है वो खो रहा है, ढलता हुआ सूरज है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम चाहते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड और जो आपका चाइना चाहता है वो यूनिपोलर वर्ल्ड। इसके अंदर चाइना अपनी प्रभुता दिखाना चाहता है, तो ये एक और कश्मकश चल रही है सेकेंडरी लेवल के अंदर। अगर इस वक्त आप देखेंगे, अगर सिर्फ हम वेस्ट एशिया और ये मिडिल ईस्ट की वॉर की तरफ हम बात करें सिर्फ, तो हम ये भी एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देख रहे हैं कि इजराइल और यूएसए के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खटा गए हैं। इतना उसमें जो मधुरता और वो टुगेदरनेस थी, आए हुए पिछले हफ्ते के बयानों से ही समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी सपोर्ट कर रहे हो नेतन्याहू और उनके प्लान्स को, उनका मन नहीं है उसके अंदर। और ये बातें जो हैं ये दिखा रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में ये जो संबंध है इनके इतने अच्छे ना रहें। लेकिन मैम कहीं ना कहीं इस जंग की आंच तो भारत तक भी आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑयल प्राइसेस में हाइक होता ही चला जा रहा है। और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि जितनी जल्द संभव हो सके अगर ये समाप्त हो जाए तो फिर शायद से कुछ राहत आम जनता को भी मिल जाए। अब डिप्लोमेटिक संबंधों की जब हम बात करते हैं तो हमारे संबंध दोनों के साथ बेहतर स्थिति में रहते हैं हमेशा, लेकिन अब की जो स्थिति है, क्या आज वो घड़ी आ चुकी है जब भारत को वाकई एक स्टैंड लेने की या अपना पक्ष क्लियर करने की जरूरत है? देखिए, पराये युद्ध में हमारा क्या काम? हम अगर लड़ेंगे तो ये बम यहाँ अपने हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स पे भी गिरने के चांसेस हैं, कुछ और नेशंस हमारे साथ एलियनेट हो जाएंगे। हमें दूसरों के युद्ध लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे उसकी आंच हमारे तक आ रही हो। ये आंच क्या सिर्फ भारत तक सीमित है? क्या ये आपको जापान तक जाती हुई नहीं दिख रही? क्या ये आपको यूरोप पे जाती हुई नहीं दिख रही? क्या ये सब भी कूद रहे हैं? तो किसी और के युद्ध को अपनाने का भूल हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपना स्टांस क्लियर रखना चाहिए कि हमारी चीजें बाहर आती रहे, जो आ रही हैं, जो डिप्लोमेटिक हम पेच लड़ा रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, उससे हमारा सामान आ रहा है और हमें सिर्फ उतने से मतलब रखना है। हाँ, जहां पर इंटरनेशनल लॉज वायलेट होते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर टोल लगाने की बात परमानेंट, वो चीज जो है वो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है, तो उसमें हमें बात करने की जरूरत है। अगर ईरान और कोई ऐसे अग्रेसिव कदम लेता है जो बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करता है, उसमें हमें स्टांस लेने की जरूरत है। लेकिन अगर ये सिर्फ इस युद्ध तक सीमित है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने मीडिएटर का रोल भी रिजेक्ट कर रखा है, हमें उसके अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। हम जरूर अपना स्थान देने को तैयार होंगे अगर लोग हमारे यहाँ आके बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे वेट से कोई भी कॉन्वर्सेशन इस वक्त वहां नहीं पलटेगी, क्योंकि ये बिगर प्लेयर्स हैं, इनके अलग रीजनल बाउंड इनके प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर हमें नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, अब लौटूंगी मैं आपके पास। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ निपुण जी भी जुड़े हुए हैं। निपुण जी, तेहरान एक तरफ अलग चुनौती दे रहा है, वो ये कहता है कि अगर हमारा तेल समुद्र में फंस गया तो फिर हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी डुबो देंगे। तो सर, ये क्या एक मिनी वॉर की शुरुआत एक और मोर्चे पर शुरू होने जा रही है क्या? देखिए, बात ये है कि अगर हम इस वॉर को देखते हैं सुरभि जी, तो इस वॉर में आप देखिए कि तीनों देश, अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो, आखिर वो वॉर क्यों कर रहे हैं? इनके मेन कोज क्या है? देखिए, अमेरिका चाहता है कि मेरी सुरक्षा की बात करें या प्रभाव की बात करें। सुरक्षा किस चीज की, कि चाहे वो होमोजी स्टेट की बात करें या इजराइल की सुरक्षा की बात करें। ईरान चाह रहा है कि मेरा एक इन्फ्लुएंस इस पूरे सेक्टर में यानी कि इस रीजन में रहे, और साथ ही ईरान ये चाह रहा है कि मेरे जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो जुगतू चलते रहे। इजराइल इन दोनों को रोकना चाहता है। अब जब हम देखते हैं कि लगातार अमेरिका और इजराइल की ओर से, इसको मैं बोलता हूं मैं, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्म यूज करते हैं, गन बोट डिप्लोमेसी। गन बोट डिप्लोमेसी मतलब टॉक्स के साथ साथ ये भी कोशिश कर रहा था अमेरिका कि एक प्रेशर भी क्रिएट रहे। अब ईरान के द्वारा जो अटैक ये किए गए, चाहे वो गल्फ के देशों के ऊपर, अब गल्फ के देशों पर अटैक करने का मतलब ये था कि ईरान एक तरीके से अमेरिका की गनबोट डिप्लोमेसी का जवाब गनबोट डिप्लोमेसी से दे रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ईरान के सामने ये भी दिक्कत है कि ईरान एक लंबी वॉर नहीं चाहता, बट ईरान के बैक में जो कंट्री है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो,
वो नहीं चाहते कि अमेरिका इस वॉर में बहुत इजीली निकले, और ऐसा ही इजराइल भी नहीं चाहता कि अमेरिका जल्दी से इस वॉर से बाहर चला जाए। लेकिन जो हालात आज बने हैं, जिस प्रकार की कंडीशन बनी है, आपको याद हो तो ईरान के द्वारा कहा गया है अमेरिका को $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो हमें लॉसेस हुए हैं। इसका मतलब ईरान को अच्छे खासे क्या हुए, नुकसान हुए हैं। अब ईरान अगर यहाँ पर पैसा नहीं लेता है, इजिली इस पे सरेंडर कर देता है, तो ईरान की लंबी वॉर चलाने का बेनिफिट क्या रहा। और गल्फ के देश जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते कि ईरान के साथ में हो, लेकिन वो एक मूक दर्शक की तरह भी रहना नहीं चाहते। ये बात ईरान भी समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वॉर में हर कंट्री अपने अपने स्टेक को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर लड़ रहा है, साथ ही गल्फ का अपने आप को बचा के चलने का प्रयास है। और यही पूरी पूरी चल रही है दबाव की पॉलिटिक्स, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स। रही बात वॉर का एक्सटेंड होना, एक्सप्लो मतलब बढ़ जाना, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका, ईरान या इजराइल कोई भी कि फुल एक्सेलेरेशन चाहेंगे। वो ये जरूर है कि एक लिमिट मात्रा में एक्सेलेरेशन होता रहे, ताकि हम अपना अपना प्रेशर क्रिएट करें, टॉक्स में हमारा ज्यादा क्या रहे, प्रभाव रहे। अब ईरान का ये कहना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमेरिका का ये कहना, अगर करना होता तो कर दिए होते। मैं इस बात को मानता ही नहीं। अगर करना होता, देखिए होता क्या है, जब वॉर चलता है तो वॉर के दौरान अगर सीज फायर हो गया तो हमें इस तरह का ही चीजें देखने को मिलेगा। बहुत भारी अटैक हम सोचे कि अमेरिका ईरान पर करेगा या ईरान और देशों पर करेगा, वो नहीं होगा। ये टॉक्स के साथ एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इसको आप देखिए। ठीक है निपुण सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। भरत सर का मैं रुख करना चाहूंगी। भरत सर, एक सवाल जो हर कोई ये जरूर जानना चाह रहा है कि मिड इलेक्शंस की बात कही जा रही थी अमेरिका में, लेकिन अमेरिका के लोगों को जिस तरीके से बार बार ये एक नैरेटिव के तहत में ट्रम्प बताना चाह रहे थे ये जंग तो हम जीत गए, अगर ये जंग इतने पहले वो जीत चुके थे तो आखिर अब वो ये जंग लड़ किससे रहे हैं? इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहे, पर इजराइल तो समझने को राजी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान से उनका टकराव बढ़ता चला जा रहा है। एक मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने इस बीच में अलग से सर्विस देनी शुरू कर दी है कि भाई हम अब आप लोगों को ऑयल सप्लाई कर देंगे, हमारे लिए भी एक रास्ता खुल चुका है, वो ये कह रहे हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि ईरान ये कहता है कि हम जगह जगह पर ब्लॉकेज लगाएंगे। ट्रंप के एक कदम की वजह से आज पूरे विश्व भर में जो ग्लोबल सप्लाई है ऑयल को लेकर के वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इकोनॉमी पर कई ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ चुका है। क्या ट्रंप अब भी ये बात नहीं समझ पा रहे? क्या अमेरिका के लोग ये बात नहीं समझ पा रहे? अपने 4 सवाल पूछे, मैं जी वन सर। बाय वन दूंगा। आप जितना ऑयल का संकट बता रहे हैं उतना नहीं है। मैं आपको समझाऊं, ऑयल की प्राइस क्या चल रही है अभी, $92 पर बैरल। आप सोचो 10 साल पहले भी ऑयल की प्राइस $80-90 बैरल थी। शॉर्टेज कितनी है देखो, मिडल ईस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 18 मिलियन बैरल ऑयल जा रहे थे। आज क्या हो गया है, सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो रास तनूरा से यनुबा जा रही है रेड सी में, वहाँ से 7 मिलियन बैरल ऑयल सऊदी अरेबिया बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट का भी ऑयल पाइपलाइन है जो 1.9 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट अभी कर रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट ने डिक्लेयर किया है कि वो दूसरी पाइपलाइन उसके साथ बना रहे हैं टू मेक द कैपेसिटी डबल, तो उसका 4 मिलियन बैरल ऑयल वो एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, रशिया के पास 4 मिलियन बैरल स्पेयर ऑयल था, तो रशिया अभी चाइना को दे रहा है और भारत को 1.9 मिलियन बैरल दे रहा है, तो 4 मिलियन बैरल तो रशिया ने कर दिया। अच्छा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी अमेरिका ने अप्रैल महीने में अपने वेस्ट कोस्ट से करीब 5.5 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट किया है। तो अगर आप देखें तो वो करीब 18 मिलियन बैरल तो वहाँ हो गया। दूसरा के जो ओपेक के देश थे उसके पर सऊदी अरेबिया ने नियंत्रण रखाया था कि आपका कोटा इतना, आपका कोटा इतना, आपका कोटा इतना। यूनाइटेड अरब अमीरात तो निकल गया ओपेक से, लेकिन दूसरे देश भी अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो आप देखो उसका दाम क्या है, 90 मिलियन बैरल्स। नेचुरल गैस लिक्विफाइड, यस उसको थोड़ा असर हुआ है। LNG का बिगेस्ट एक्सपोर्टर कतार, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया।
हाँ, कतार को एलएनजी के एक्सपोर्ट में हुआ है, लेकिन अमेरिका फुल कैपेसिटी से अपना नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हैं विश्व में दाम क्या है अभी, क्या $90 पर बैरल, तो 10 साल पहले भी था। लेकिन जब ट्रम्प प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने बोला गो बेबी ड्रिल, तो ऑयल का प्राइस $65 हो गया था। हाँ, वो 65 से 90 पर चला गया, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है और शॉर्टेज तो किसी जगह भी नहीं है। आज लुफ्थांसा, अमेरिकन एयरलाइन सब ने बोला कि नहीं, हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है एविएशन फ्यूल की। हाँ, दाम थोड़े बढ़े हैं, लेकिन हमारी जो सब फ्लाइट है वो चलाएंगे, थोड़ी इधर इधर बंद किया है। अच्छा, मिड टर्म इलेक्शन के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका के जो डोमेस्टिक हैं उसमें जो वाइट लोग हैं और रूरल एरिया के हैं वो ट्रम्प साहब के भगत हैं, वो उनको वोट देंगे। हाँ, दूसरे जो लोग हैं प्रो डेमोक्रेट उसके खिलाफ हैं। तो जो भी ऑपोजिशन ट्रम्प का हो रहा है डोमेस्टिक पॉलिसी से हो रहा है कि उन्होंने हेल्थ केयर में कट किया है, ये किया है, जो मिडिल ईस्ट का वॉर है उसका असर अमेरिका के वोटर पर स्मॉल, मेरा ख्याल है 10% है जी। क्योंकि जो ऑयल का प्राइस पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया था, $4.5 पर गैलन हो गया था अमेरिकी गैलन, अब $3 हो गया है। क्योंकि ऑयल का प्राइस देखो, रशिया ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो ऑयल की प्राइस चली गई थी $140 पर बैरल, ये बार 110 बैरल गई थी और अभी 90 हो गए। तो अमेरिका में आप सोचो कि एवरेज अमेरिकन का $450 बजट बढ़ गया है पेट्रोल का, लेकिन जो आदमी $1 लाख कमाता है, तुम आपको उसको बोलो कि $450 आपका हो गया है, तो यहाँ से कटौती करेगा। पेट्रोल का भाव बढ़ा है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा असर नहीं हुआ है। जो ट्रम्प को असर होगी वो डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए, और काफ़ी लोग उनसे नाराज हैं डोमेस्टिक पॉलिसी। और अगर ईरान का वॉर नहीं होता तो भी ट्रम्प साहब को डोमेस्टिक पॉलिसी में मार पड़ता। अब आप इजराइल की बात कर रहे हैं। अमेरिका देखो, इजराइल की बड़ी डिमांड थी कि ये 4 जो टेररिस्ट थे, हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और हुथीस, उनको ईरान शस्त्र देना और पैसा देना बंद कर दे। अब देखो, 2 दिन पहले लेबनान और इजराइल उसके बीच तो समझौता हो गया। फिर हिजबुल्लाह ने क्या बोला, हमको समझौता मानना नहीं है। तो हिजबुल्लाह जो शिया है उसकी बस्ती लेबनान में 30% है, लेकिन सुन्नी की प्रतिशत 30% है और क्रिश्चियन की 30% है। तो लेबनान के प्रमुख जोसेफ आउन ने क्या बोला कि ईरान इज यूजिंग हिजबुल्लाह एंड लेबनान एज अ प्रॉक्सी एंड एज अ बार्गेनिंग चिप अगेंस्ट अमेरिका। तो आप देखो, लेबनान में उसका शिया के सिवाय कुछ सपोर्ट नहीं है। जो सुन्नी है और क्रिश्चियन है वो तो ऐसा सोचते हैं कि हाँ, ईरान उसकी पिटाई इजराइल उसकी पिटाई करे और हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। अब देखो, उन्होंने एक बफर जोन बनाया है। इजराइल की नॉर्थ बॉर्डर से लटानी रिवर जो है वो करीब 18 किलोमीटर है और उसके ऊपर है जरानी रिवर। तो अभी इजरायली सेना ने लटानी रिवर पर तो बफर अपना पहुंच दिया है और उसके आगे भी चल रही हैं और बोलते जो शिया लोग हैं तुम उसको वहाँ से हटा दो, क्योंकि इजराइल के ऊपर जो बमबारी कर रहे थे, मिसाइल डाल रहे थे, ड्रोन डाल रहे थे, उसको ख़त्म करना है। तो इजराइल उतना समय चाहता है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए। हमास और इस्लामिक जिहाद तो गाज़ा में ख़त्म हो गई। और आप देखो, हूथी भी चुपचाप है। हूथी ने इजराइल पर कोई मिसाइल नहीं डाली है, कोई ड्रोन नहीं डाला है, क्योंकि इजराइल ने सोमालीलैंड जो यमन के बिल्कुल सामने है, रेड सी के, उसको रिकॉग्निशन दिया और वहाँ अपना बेस बनाया है। अगर हूथी ने चूचा किया तो इजराइल वहाँ से उसको ख़त्म कर देगा। तो ये मिडल ईस्ट का मामला कॉम्प्लेक्स है। और मैं बताऊँ तो अब यहाँ से देखिए तो आपको दूसरा पिक्चर मिलेगा कि नहीं, इतना बुरा नहीं है जो दिखता है। और ट्रम्प साहब, नेवल ब्लॉकेड इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि ईरान का 90% व्यापार सारी दुनिया से दरिया से होता है
अब उसका तो ब्लॉकेड हो गया, उन्होंने हाँ हमास हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, तो अमेरिका ने ठीक है उसके सर। सभी पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। ठीक तो है। ये समझौता होगा, ये बार्गेनिंग चलेगा मिडल ईस्ट में, छोटा मोटा लड़ाई इधर इधर होगा। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है 1, 2, 3 महीने में, क्योंकि ईरान को भी ज़रूरत है पैसे की, उसकी आमदनी बंद हो गई है, उसकी ऑयल गैस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, अमेरिका को भी ज़्यादा वॉर नहीं करना है, लेकिन ये बार्गेनिंग चलेगा इधर इधर, और मेरा ख्याल है 1, 2 महीने में समझौता हो जाएगा। ठीक है। अब मैं डिफेंस एक्सपर्ट राजन कोचर सर, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि सर अभी हमने भरत भराई सर को सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने के भीतर अगर हो सकता है, संभावनाएं दिखाई देती हैं, बार्गेनिंग दोनों तरफ से होगी। लेकिन सर ये वाकई में बार्गेनिंग होना संभव आपको दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि एक तरफ हम ईरान में भी देख रहे हैं कि कितना हार्ड लाइनर के तौर पर IRGC की ओर से भी परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि हाल फिलहाल में जब उनके आर्मी चीफ की ओर से ये कहा गया था कि भाई हम सरेंडर करते हैं, वो इस्तीफा दे रहे थे, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनकी ओर से कहा जा रहा है IRGC तो पूरी तरीके से कंट्रोल ले रही है, और ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ईरान एक तरफ जहां अपनी शर्तें रख रहा है, अमेरिका अपनी शर्तें रख रहा है, इजराइल अभी पूरी तरीके से शांत बैठने को तैयार नहीं है, बार बार ट्रंप के समझाने के बाद भी वो कभी ना कभी कोई ना कोई अटैक कर दे रहा है, जो कि उकसावे के तहत में वो कर रहा है। अब उकसावे में उसके बाद दोबारा ईरान की ओर से भी वो फायर बैक किया जाएगा। सर ऐसी सिचुएशन में यहां से निकला कैसे जाए? ट्रंप के पास क्या कोई और रास्ता दिखाई देता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का? आर्मी के लिहाज से IRGC किस तरीके से अब स्टेप उठा रही है? क्या वो ज्यादा हार्डलाइनर के तौर पर परफॉर्म नहीं कर रही है इस वक्त इस पूरे सिचुएशन में? सुरभि, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स रेज किए हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स इनको सारे पॉइंटर्स को अगर हम डिबेट करें तो शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट मैं एक समराइज इनको एक्चुअली करना चाहूँगा। देखिए, nobody can lay down a time limit because I don't know डॉक्टर भरत के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो 2-3 महीने एक टाइम लिमिट पे अराइव कर गए हैं। बिकॉज अगर मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, अपने डिडक्शंस करता हूँ, तो मुझे तो 2-3 महीने कहीं पे दिखाई नहीं देते। और इसको यूक्रेन लड़ाई में भी लास्ट का एक्शन भी देख लिया, अभी फिर से लड़ाई शुरू होगी, वो बोर्ड ऑफ पीस कहाँ चला गया, और अभी वो इसको इजराइल अपनी फोर्सेस को वहाँ मूव कर रहा है, वो इसको लड़ाई आपकी चलती रहेगी। और ख़ास तौर पे एक मिलिट्री एनालिसिस अगर मैं करूँ एक मिलिट्री तौर पे लेबनान का, तो उसको मुझे लगता ही नहीं है 3 महीने में वो लड़ाई खत्म होने वाली है वहाँ पे। तो हम किस कंक्लूजन पे, हम किस मुद्दों पे अराइव कर गए कि 3 महीने में एक समझौता हो जाएगा? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। पहली चीज, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि, देखिए आप लेबनान का फ्रंट खोल के रखा हुआ है, आपने गजा का फ्रंट खोल के रखा है, तो आपका समझौता कहाँ पे होगा? बिकॉज ईरान के लिए दोनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली ईरान की स्टेटमेंट भी मैं आपकी नज़र इसको देना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों को याद नहीं होगा कि इसको ईरान ने बोला है कि विदाउट गजा एंड लेबनान देयर इज नो पीस एग्रीमेंट, देयर इज नो सीज फायर। तो जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती है, यू कैन नॉट ट्रीट दिस वॉर इन आइसोलेशन। और मैं इसको शुरू से बोलता आया हूँ कि इसको आप इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि ईरान की लड़ाई अलग चल रही है तो इसको यहाँ समझौता कर लेंगे और वो गजा की लड़ाई आपकी चलती रहेगी, आपकी लेबनान की लड़ाई चलती रहेगी। वाई? बिकॉज ईरान के तो ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉक्सीज हैं और उनकी ताकत है ये। बिकॉज आज इसको ईरान की जो ताकत है वो है आपके एसिमेट्रिक वॉर में। अब और इसलिए ईरान ने अपनी मिलिट्री को इतना मजबूत नहीं बनाया है, बिकॉज वो जानता है कि उसको अगर पूरे इस वेस्ट एशिया में कंट्रोल करना है तो उसको अपना हाउतीज, हमास और इस मिलिशिया जो आपकी शियाई मिलिशिया इराक में है और आपका हजबुल्ला, तो इसीलिए इसको अगर एक रियलिस्टिक असेसमेंट अगर मैं आपको दूं तो मुझे लगता नहीं है 3 महीने में ख़त्म होगी। अब आपका सवाल आता है, लास्ट मैं अपना पॉइंट इसमें अब सबमिट करता हूँ, लंबा मैं भाषण नहीं दूंगा, इसको लास्ट पॉइंट में इसको सबमिट करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकता है, बिकॉज इट विल बी लाइक अ डिफीट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो ब्लॉकेड है ये एक लॉन्ग टर्म
यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटजी है कि मैं इसको, बिकॉज अब मैं इसको लड़ाई तो कर नहीं सकता, बिकॉज मेरे पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए, मेरे पास थार्ड के जो उसको सप्लाई आ नहीं रहे चाइना से। 78% कंपोनेंट्स जो उसके वेपन्स के इस्तेमाल होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, चाइना से आते हैं। अब चाइना ने टैप बंद कर दिया है तो अब इसको ट्रम्प कहाँ जाएगा? उसको लड़ाई की हालत में नहीं है वो, आई एग्री विद दैट। एंड इसीलिए वो एक इसको इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, ये वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा, वो इसको ईरान की इसको करने की कोशिश करेगा। वो उसके पास क्षमता है, बिकॉज उसके पास इतनी नेवल फोर्सेस है कि वो यहाँ पे लगा के अपना ब्लॉकेड को लंबा तक ले जा सकता है, जब तक वो उम्मीद रखता है कि ईरान कैप्चुलेट कर लेगा या घुटनों पे आ जाएगा। वो मुझे लगता नहीं ईरान आने वाला है घुटनों पे। और अगर हम इसको मान के चले सुरभि जी, एक लंबी एक डिप्लॉयमेंट हम यूएस नेवी की देख रहे, क्योंकि अगर अमेरिका चाहता है इस लड़ाई को रोकना तो वो ऐसी कंडीशंस ईरान के सामने नहीं रखता जो इसको ईरान को एक्सेप्टेबल ना हो। अगर वो चाहता कि वो अपनी तरफ से एक ऐसा पैकेज बनाता कि कुछ इस तरफ और कुछ उस तरफ, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, और जब आप में ट्रस्ट नहीं है तो आप में कोई समझौता पॉसिबल नहीं। ठीक है सर। श्रुति दास गुप्ता जी, अब सवाल ये अगला आपके लिए रहेगा। मैम, क्या वाकई एक डिस्ट्रस्ट बड़ा मुद्दा है आज के वक्त में? क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त हम जंग को लेकर के देख रहे हैं, चाहे वो ईरान अमेरिका इजराइल के बीच में हो या यूक्रेन रशिया के बीच में हो, ये जिस मुहाने पर इस वक्त ये जंगें चल रही हैं और इनका समाधान निकाल पाना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। या तो हमें ये दिखाई देता है कि एक दूसरे की पूरी तरीके से बर्बादी करने पर तमाम देश तुले हुए हैं, दूसरी ओर अपने आप को स्ट्रैटेजिकली मजबूत दिखाने और बताने की कोशिश है, या फिर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल तौर पर कैसे अपने आप को बहुत पावरफुल सुपर शक्ति के तौर पर प्रेजेंट किया जा सके या अपना ईगो सेटिस्फाई किया जा सके। यहाँ डिप्लोमेसी कहाँ है? सुरभि जी, ऐसा है कि आपने जो सवाल किया है, डिप्लोमेसी तो मरी चुकी है। किसी भी डिप्लोमेटिक टेबल पे आप देखें, जैसे दोनों जंगों की आपने बात करी, या अगर हम इसमें गाजा वाला युद्ध की भी बात कर ले तो उसका शव तो हमें तैरता हुआ नजर आता ही है, जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं उसके अंदर। जी, कोशिश लेकिन जरूर जारी रहती है, और इसके मुझे पॉइंट जरूर देने पड़ेंगे। एटलीस्ट लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि आगे बात तो करें, किसी तरह से बातचीत से अगर हल निकल जाए, पर वो निकलता नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा, ईगोज भी बड़ी हैं, स्टेक्स भी बड़े हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बड़ा है। और दोनों युद्ध जो, अगर आप जैसे अपने यूक्रेन और रशिया वाली बात करी, और ये ईरान यूएस और इजराइल वाली जो बात करी, ये दोनों युद्ध अलग भी हैं और एक जैसे भी हैं। इनमें दोनों के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जिसके अंदर ईरान जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। अगर वो घुटने टेकता है तो ईरान का शायद फ्यूचर बिल्कुल इराक जैसा हो, कंप्लीटली टेक ओवर, उसका कुछ भी बच नहीं जाएगा। और यूक्रेन के अंदर आप सोचेंगे कि मैं कहूंगी कि यूक्रेन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लड़ रहा है, मेरे हिसाब से रशिया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लड़ रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन के अंदर नेटो फोर्सेस आके बैठ जाएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसके पास एक लैंड मास जो है वो एक तरफ से जो ब्लैक सी की तरफ कनेक्ट होता हुआ है, उसके ऊपर यूएसए का जो है जमाहट बैठ जाएगी, जिसके कारण वो फाइट कर रहा है कि नहीं, आप इतने क्लोज मेरे बॉर्डर के नहीं आएंगे, यहाँ आप अपनी मिसाइल्स नहीं लगाएंगे, ये मेरी रेड लाइन है। तो मेरे हिसाब से ये दो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अलग हैं। ईगोस की जहां बात आती है, वहां पे यहाँ पे यूएस की ईगो एकदम स्ट्रेट प्लेटफॉर्म पे रखी गई है, क्योंकि जब भी नेगोशिएटर्स किसी पॉइंट पे आते हैं कि एमओयू साइन हो जाए, वहाँ ट्रम्प जो है एक तो मार्केट मैनिपुलेशन खेलते हैं, क्योंकि जैसे ही बात फैलने लगती है कि हाँ भाई समझौता आ गया है, थोड़ा बहुत होने वाला है, मार्केट्स के अंदर हरियाली दिखने लगती है, सारे पॉइंटर्स जो हैं मार्केट दौड़ने लगते हैं, वहीं ट्रम्प जो है वो पलट के बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं मिलेगा, नहीं, ये नहीं होगा, या सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि वो जमावड़ी जो हमने पिछली बार बात करी थी, उसके बाद उन्होंने अटैक डाल दिए। तो विद इन जो मार्केट मैनिपुलेशन फैक्टर्स के साथ उन्होंने अपने कई दोस्तों के लिए और अपने लिए भी आई थिंक मिलियन बिलियन बना लिए होंगे इसी मार्केट मैनिपुलेशन के चलते। उनकी ईगो भी आ जाती है, क्योंकि वो ये युद्ध हारता हुआ नहीं दिखा सकते अपने आप को, क्योंकि जैसे कोचर सर ने कहा कि ये
वहां से विड्रॉ कर जाता है या थोड़ा नरम पड़ जाता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो उसके मिड टर्म पे इफेक्ट करेगा। मैं जानती हूँ मैं भरत जी से थोड़ा अलग बोल रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चेस्ट थम्पिंग, जिन लोगों को सपोर्ट मिलता है ट्रंप को, वो चेस्ट थम्पर्स रेड वो वाले होते हैं, रेड नेक इंडियंस होते हैं, नॉट रेड इंडियंस। रेड नेक इंडियन मतलब वो जो व्हाइट काउबॉय इंडियन वाले जो फिनोमिना में बिलीव करते हैं वो। और उनके लिए ये बहुत घातक होगा कि अगर ट्रंप ऐसा इंसान दिखाया जाए जो नेगोशिएटिंग टेबल पे हार के आया है और ईरान जीत गया है, तो उधर एक ईगो वहां पे वो फैलती नजर आती है। अगर आप यूक्रेन रशिया की तरफ वापस मुझे ले आएंगी तो मैं कहूंगी यहाँ पे ईयू की जो है ईगो बहुत बड़ी क्राइसिस पे है। वो ये युद्ध हारता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि अगर उनके यूक्रेन ये युद्ध हार गया और उसे अनइक्वल टर्म्स पे पीस साइन करनी पड़ी, उसको अपने 20-22% जो रशिया ने ग्रैब किया हुआ है लैंड उसको देना पड़ गया, तो ईयू भी जो है उस काफी शर्मनाक होगा और रशिया का दबदबा यूरोप के ऊपर फैल जाएगा कि वो एक अनडिफीटेड पावर है जिसको यूरोप पूरी तरह से अपनी ताकत, फाइनेंसेस, वेपन्स लगाने के बाद भी नहीं हरा सका। तो इसके अंदर दोनों लड़ाइयों में प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने पैर अपनी चादर से ज्यादा फैला रहे हैं। यहाँ पे कभी आप अगर देखें दोनों तरफ से बात कहूंगी, ईरान ने चादर ज्यादा फैलाई, अपना मुंह बड़ा बड़ा बाइट लिया कि जब वो कहा कि हम टैक्स लगाएंगे, टोल लगाएंगे, जिसके ऊपर जीसीसी भी नाराज है, यूएन की हर नेशन नाराज है, चाइना तक ने मना कर दिया जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। इंडिया के पास भी जब मार्को रूबियो आके गए तो एक इंपॉर्टेंट चीज नॉट वो ये लेकर गए हैं कि वहां पे टोल नहीं लगने दिया जाएगा। तो अगर मैं कहूँ एग्जिट पॉइंट, जैसे आप पूछ रहे थे कोचर सर से, कैसे होगा ये युद्ध, कैसे खत्म होगा, कैसे इधर पे से सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन शायद मेरे हिसाब से यही निकले कि यूएन को इंटरफेयर करना पड़ेगा मिलिटरीली, क्योंकि अकेले यूएस से नहीं होगा, यूएन फोर्सेस को ही लगा पाएंगे। और आई नो सर और मेरा इस बारे में पहले भी डिसएग्रीमेंट हुआ है। यूएन तो एज अ डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे उनको यहाँ पे लेके आओगे? कोशिश वो जरूर करेंगे, तभी वो हर जगह जाके वो ये नॉट लेके आ रहे हैं कि जो है यूएन के फोर्सेस जो हैं वो किसी तरह से जो है सारे आ जाए सामने और इकट्ठा होके एक वॉइस में बोले कि ईरान जो है तुम कर लो समझौता, नहीं तो ये अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को आपने एक मशीन, मनी मेकिंग मशीन की तरह यूज करने की कोशिश करी तो सारे के सारे नेशंस आपके खिलाफ हो जाएंगे। Shruti, can I just say one thing? Please do, sir. Who controls UN today? Let me tell you. America. So then, how can UN actually come here? You tell me yourself. बिकॉज इसी वो जा रहा है सर, इसलिए पूछ भी रहा है ना, क्योंकि चाइना वीटो लगा देगा तो चाइना की उसको जरूरत थी, रशिया वीटो लगा देगा, रशिया की जरूरत थी। ये सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाएगा, सो आई डोंट थिंक यूएन इज गोइंग टू कम हियर बिकॉज़ यू सी अनफॉर्चुनेटली द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन इज सच कि उसको मेजॉरिटी चाहिए सर, उसको वो 2/3 शायद कर भी लेगा। खत्म कर दिया बिकॉज़ सी जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं होगा हाउ कैन इसको यूएन एक्चुअली सेंड एनीबॉडी हियर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। भरत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं निपुण सर आपके पास आ रही हूँ। भरत जी। श्रुति जी, यूनाइटेड नेशंस के पास कभी भी 1945 से फाइटिंग आर्मी तो है ही नहीं। जो यूनाइटेड नेशंस के सोल्जर्स गए हैं पीस सोल्जर्स के जैसे गए, भारत ने भी किया है। अब देखो लेबनान में यूनिफिल वो सोल्जर्स हैं, इंडोनेशिया के हैं, गाना के हैं, और उसमें 3-4 तो हस्बुल्ला ने मार डाले। अब आप ऐसे बात करें पीस लविंग और पीस सोल्जर्स, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो तो सिर्फ पुलिस का जैसा काम करते हैं। तो अब कहाँ से लाएंगे एक फाइटिंग फोर्स? देखो गाजा में कितने देशों ने बताया था कि हम अपने फोर्सेस का नाम लेके सॉलिडारिटी दिखाई जाएगी कि शायद आप पे इस तरह का एक एक्शन लिया जाए। ये यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ही नहीं है कि फाइटिंग सोल्जर भेजे, और किस देश भेजेगा कि दूसरे के लिए? भारत भेजेगा अपने सोल्जर्स लड़ाई करने के लिए? नहीं। और गाजा में भी जिन लोगों ने बोला था, जो समझौता हुआ कि हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे, हम अपने ट्रूप भेजेंगे, इंडोनेशिया ने बोला हम नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान को इजराइल ने वीटो कर दिया, तो अभी एक भी सोल्जर गाजा में भी नहीं आया किसी देश से लड़ने के लिए, नहीं पीस के लिए। ठीक है, ठीक है। अब निपुण जी, क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सर, मैं आपसे भी ये सिचुएशन समझना चाहूंगी। अभी श्रुति जी को मैंने देखा, भरत सर अभी इसमें इन्वॉल्व हुए, यहाँ तक कि राजन सर भी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते
क्या ये पॉसिबल है? यूएन का इंटरवेंशन हो सकता है इसमें? और अगर ये इंटरवेन करता है यूएन, तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या दिखाई देती है? देखिए, मैं सुरभि जी इसमें ये कहूँगा जी। कि यूएन का तो इंटरवेंशन मुझे लगता नहीं किसी भी तरीके से। देखिए, जो आज वर्ल्ड की सिचुएशन है, मैं इसको बोलता हूँ कि वर्ल्ड इन क्योश। क्योश का मतलब कोई भी, चीन रशिया जब तक वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको मानने के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे रशिया यूक्रेन का मामला हो, क्रीमिया का मैटर 2014 में था, 2016 में साउथ चाइना सी जो सी है उसका मैटर था, तब चीन ने नहीं माना। अभी क्या है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अमेरिका कहता है कि मेरे लैंड का बनेगा, यानी कि मैं उसको लीडरशिप दे रहा हूँ, मैं ही वर्ल्ड के इंटरनेशनल नॉर्म्स सेटल करूंगा या तय करूंगा। रशिया चाइना कहते हैं कि तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है भैया, अब हम अपने इंटरनेशनल ऑर्डर्स बनाएंगे, ना कि आपके ऑर्डर को हम लोग लेके चलेंगे। तो ऐसे में यूएन का आना, और यूएन के देखिए कितने स्टेटमेंट आए हैं अब तक, चाहे वो इजराइल हमास का मामला हो, या रशिया यूक्रेन का मैटर हो, या अभी ईरान का और अमेरिका का चल रहा हो। तो यूएन तो इस समय मानता हूं कि रिवलेंसी खो चुका है। यूएन ज्यादा से ज्यादा जो छोटे देश हैं उनको ही वो बोल सकता है, वो भी तब जब ग्लोबल पावर चाहेंगी। और सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया चाइना कैसे इसमें बोल देंगे कि आप भेज दीजिए फोर्सेस को। और बिल्कुल सही बात है जो भरत जी ने कहा भी, यूएन की अपनी फोर्सेस तो है ही नहीं, पीस कीपिंग फोर्सेस बनाता है पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। कीपिंग फोर्स जो बनाएगा उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? भारत जो सेकंड नंबर का डोनर कहा जाता है, क्या भारत भेजेगा? नहीं भेजेगा। अब रही बात है कि मैं इस वॉर की 3 पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं कि इस वॉर से क्या निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वॉर हमारा चल रहा है, ये ईरान और अमेरिका के बीच में, या तो इसमें एक सीमित समझौता होगा, जिस सीमित समझौते के अंदर हम देखें तो हो सकता है कि फिलहाल युद्ध विराम को और लंबा खींचा जाए, साथ ही ईरान को कुछ प्रतिबंधों में राहत मिले और परमाणु जो प्रोग्राम है उस पर बातचीत हो। एक तो मुझे लगता है सीमित समझौता ये निकलेगा कभी ना कभी। दोनों ही पार्टी हो, या हम गल्फ के कंट्रीज की बात करें, सब नहीं चाहते कि वॉर का एक्सेलरेशन हो, वॉर बढ़े। लेकिन निपुण सर, ट्रम्प के लिए तो ईगो की लड़ाई यही बनी हुई है। वो जब तक एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास नहीं ले लेते, ईरान पर वो पहले से सैंक्शंस लगाए हुए हैं। उनकी ओर से बार बार कहा जा रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम आप छोड़ दीजिए, जंग खत्म हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी कहाँ दिखाई दे रही है? क्योंकि नाक का सवाल है ईरान के लिए भी, उसकी भी इज्जत यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। सुरभि जी, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी एक लैंग्वेज में चिकन डायनोमा गेम। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक हम लोग टर्म यूज करते हैं चिकन डायनोमा गेम, कि जब 2 देश लड़ते हैं तो उसको नाक की लड़ाई बना लेते हैं जी। लेकिन देखिए सुरभि जी, क्या है, नाक की लड़ाई की बात नहीं है। अगर यहाँ पर दोनों ही पक्ष, अमेरिका अगर अपनी शर्तें मनाए बगैर पीछे हटता है तो ये होगा यूएस का डिक्लाइन। जैसे कहते हैं ना, एक लास्ट की एक तरह ताबूत में कील होगी और यहाँ से यूएस का डिक्लाइन प्रारंभ हो जाएगा। फिर कौन वर्ल्ड में यूएस को अपना बॉस मान लेगा या एजेनोस मान लेगा? ईरान को ये लगता है कि अगर मैं अमेरिका की बात को मान लेता हूँ तो मेरा इस रीजन के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा। ईरान तो इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, और ईरान कहता है मैंने शहादत ही दी है, चाहे खोमेनी साहब की दी हो या टॉप लीडरशिप की दी हो। और रही बात एटॉमिक प्रोग्राम की, आपको याद होगा जब पिछली बार टॉक्स हो रहे थे तो अमेरिका का कहना ये था कि आप 20 साल के लिए अपना जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको स्टॉप करेंगे। ईरान कह रहा था 5 साल के लिए। 5 साल के लिए तो ईरान रेडी हो गया था। कहीं ना कहीं उम्मीद हम ये कर रहे थे कि करीब 12 साल 15 साल के आसपास प्रोग्राम को रोक दिया जाएगा। रही बात इनरिचमेंट जो ऑलरेडी किया हुआ है ईरान ने, उसको रशिया ने भी कहा कि आप हमें दे दीजिए, हम इसको ले लेते हैं। वहां पर मामला आके अटका। अमेरिका ने कि नहीं, इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। या तो ईरान की प्रेजेंट में और इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उसके प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। मामला वहां भी उलझ रहा है। अब देखिए, जब तक इजराइल जो है अमेरिका को हरी झंडी नहीं देगा, और इजराइल ये जानता है कि इस बार जो घेराबंदी हुई है वो घेराबंदी दोबारा फिर पॉसिबल नहीं होगी। कल को अगर आज आपने रोक दीजिए वॉर को, ईरान का किसी तरह का एटॉमिक पे आप टॉक मत कीजिए, कल को क्या अमेरिका 2 साल बाद 3 साल बाद इस प्रकार की घेराबंदी ईरान के अगेंस्ट करेगा? कदापि नहीं करेगा। अभी तक अमेरिका का देखिएगा करीब 50 से 60 बिलियन खर्च हो चुके हैं, ऊपर से ईरान कह रहा है 300 बिलियन और दो। तो अमेरिका के लिए तो ये कोई लाभ का सौदा नहीं रहा। और जितने भी इंटरनेशनल वॉर होते हैं वो कॉस्ट और बेनिफिट के एनालिसिस पर होते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि हम चल दिए। अमेरिका का मिस कैलकुलेशन हुआ, ये बात सही है,
लेकिन हम ये कहें कि अमेरिका इस वॉर में पीछे हटेगा, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। यहाँ पर यही होगा जो मैंने कहा था कि गन बोट डिप्लोमेसी चल रही है, हम टॉक्स करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। ईरान भी उसी का रिप्लाई कर रहा है। देखिए शुरुआत में जब अमेरिका ने अटैक किया बंदर अब्बास के ऊपर, अभी 3-4 दिन हफ्ता भर हुआ होगा, फिर इजराइल ने अटैक किया लेबनान के ऊपर, तब इजराइल को डाटा अमेरिका ने भी क्यों कर रहे हो, अभी समझौता हुआ फिर इजराइल और लेबनान के बीच में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात वही घूम कर आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि वॉर लंबा खींच सकता है, लेकिन बहुत बड़ा एक्सेलेरेशन नहीं होगा। प्रॉक्सी विस्तार होगा, प्रॉक्सीज के थ्रू वो लड़ा जाएगा। हिजबुल्ला और ज्यादा एक्टिव करा सकता है ईरान, क्योंकि उसको एक्टिव कराने वाला कौन होगा? चीन और रशिया। देखिए अमेरिका अगर यहाँ से फ्री होता है तो अगला टारगेट 3-4 देश है। एक तो क्यूबा है, उस पर अटैक हो सकता है अमेरिका का, या ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में वहां पर चीन की घेराबंदी हो सकती है। तो चीन चाहता है कि अमेरिका का जितना लॉसेस हो जाए इस वॉर में, जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक नुकसान हो जाए, जितनी मेरी डैमेज हो जाए, उतना ही ज्यादा चीन के लिए बेनिफिशियल होगा। और उससे रशिया भी कहीं ना कहीं यूक्रेन वाले वॉर में बढ़त बढ़ा रहा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है किसको? रशिया और चाइना को। अमेरिका इस बात को जानता है, ईरान भी जानता है। तो बात मैटर वही घूम कर आता है कि वॉर में केवल ईरान और अमेरिका नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर का इन्वॉल्वमेंट है। रीजनल पावर जो है, चाहे सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, उनको भी कहीं ना कहीं वीक करने की योजना पे ईरान काम कर रहा है, और ईरान चीन और रशिया के कहने पे कर रहा है। तो वॉर को थोड़ा सा बड़ा करेंगे कैनवास पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन 2 देशों को नहीं बल्कि कई सारे ग्लोबल जो डिजायर्स हैं या ग्लोबल जो महत्वाकांक्षाएं हैं देशों की, वो भी इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसलिए वो लंबा चल रहा है। ठीक है। डॉक्टर भरत भराई सर, ट्रम्प को लेकर के अक्सर यही सवाल हर कोई जानना और पूछना भी चाहता है कि ट्रम्प चाहते क्या है, ट्रम्प चाहते क्या है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ समझना हर कोई यही चाह रहा है, और अब तक वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला में जो हुआ वो सबने देखा। वेनेजुएला उनके लिए इजी टारगेट था, लेकिन क्या उसके तर्ज पर आपने ईरान को आंक लिया? हालांकि ईरान में इसके पहले भी आप कभी जीते नहीं हैं। वो क्रांति शायद से ट्रम्प भूल गए जब वहाँ ईरान में वो क्रांति हुई थी, और किस तरीके से वहां से एम्बेसी को भी हटाना पड़ गया था। कई एम्बेसी के कर्मचारियों को बंधक तक बना लिया गया था। उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया जो कि ईगल क्लॉ भी फेलियर साबित हुआ था। इसके लिए खूब थूथू हुई थी उस वक्त के प्रेसिडेंट की। लेकिन आज की स्थिति में भी ट्रम्प बार बार ये घोषणा करे, भाई हम तो जंग जीत चुके, लेकिन फिर भी अभी जंग का नतीजा निकला नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश उन्होंने भरपूर की। उसके बाद वो राग अलापना शुरू कर देते क्यूबा का। भी निपुण जी भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ईरान के बाद से वो जंप कर जाएंगे क्यूबा पे। तो उनके माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है? वो ऐसे मागा को प्रमोट कर रहे क्या, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? देखो उसके माइंड में क्या है तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने 3 मुद्दे रखे हैं ये वॉर के लिए। नंबर 1, ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। अब वो ईरान के लिए बोलने में तो इजी है, क्योंकि वो हमेशा बोल रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर ने बोला है, हमारे धर्म के खिलाफ है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। तो वो क्लाइम डाउन करना उनके लिए ठीक है। उसका जो एनरिच यूरेनियम है वो डाइल्यूट कर दे, और प्रपोजल वो भी टेबल पर है कि ईरान और अमेरिका साथ मिलकर वो जो यूरेनियम एनरिच डटा हुआ है उसको निकाले और उसको 5% से कम डाइल्यूट कर दे, क्योंकि वही भी जो 2015 में हुआ था एग्रीमेंट JCPOA, उसमें भी ये था कि ईरान 5% से कम एनरिचमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बना दे। दूसरा मुद्दा ये है कि ईरान अपना मिसाइल और ड्रोन का प्रोग्राम पर कंट्रोल लगाए। जो 2015 में एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक ही पॉइंट था, लेकिन जो दूसरे 2 पॉइंट थे, पॉइंट नंबर 2 कि उसके मिसाइल और ड्रोन कंट्रोल पर प्रोग्राम हुए, वो JCPOA में नहीं था, इसीलिए ट्रम्प साहब ने उसमें से निकाल दिया। तीसरा पॉइंट ये था कि ईरान जो ये 4 टेररिस्ट हैं, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद और हुथीस, उसको सपोर्ट करना बंद कर दे, क्योंकि वो लेबनान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा, इजराइल ने
गाज़ा में हमास और इस्लामिक जिहाद, उसको तो ख़त्म कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर उसको 1-2 महीना मिले तो हज़बुल्लाह को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ईरान जो लेबनान की प्रजा है, आप बोलते हैं लेबनान पर हमला किया, इजराइल ने लेबनान पर हमला नहीं किया है। इजराइल ने हज़बुल्लाह पर हमला किया है कि जो साउथ लेबनान में है, जो मिडल पार्ट ऑफ लेबनान है और नॉर्थ पार्ट है जहाँ क्रिश्चियन रहते हैं, सुन्नी है, उसके पर इजराइल से कोई लड़ाई नहीं है। उसके जो प्रधानमंत्री सुन्नी हैं नवाज सलाम, और उसके जो प्रमुख हैं जोसेफ आउन, वो तो हज़बुल्लाह के बिल्कुल खिलाफ है। वहाँ के एमपी बोल रहे हैं कि तुम ईरान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ कर दो, क्योंकि ईरान अपनी लड़ाई लेबनान से लड़वाता है। तो ये जो नैरेटिव है, लेबनान पर हमला किया, इजराइल को लेबनान से कोई नहीं है। और 2 दिन पहले लेबनान की सरकार ने और इजराइल ने तो समझौता किया है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि हज़बुल्लाह को सब हमला बंद करना पड़ेगा। नंबर 2, उसके जो शस्त्र है लेबनान की आर्मी को देना पड़ेगा, और जो लिटानी रिवर के नीचे है वहाँ लेबनान की आर्मी आएगी, हज़बुल्लाह कोई नहीं आएगा। ठीक है, उसके मुद्दे पर लेबनान में चल रहा है। ठीक है सर, अब क्योंकि सर समय कम है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, और साथ ही श्रुति दास गुप्ता, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी, निपुण आलम बयान हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े, और डॉक्टर भरत भराई सर हमारे साथ जुड़े थे यूएसए से। तो फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो महासंकट इस वक्त चल रहा है, इस महासंकट का आखिर अंजाम क्या होगा? क्या वाकई कुछ आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि इस जंग का कोई निष्कर्ष निकलता है? किसी तरीके से संभावनाएं दिखती है कि ये वॉर रुक जाए, या फिर अभी एक और वॉर का नया मुहाना खुलेगा? फिलहाल जो भी अपडेट रहेंगे हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।